आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं। फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, कैसे आप सभी। मैं उज्ज्वल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम सेहत या रोग में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम का नाम ही सेहत या रोग है। यहाँ यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क और एक चॉइस आपके लिए पैदा हो जाती है कि आप क्या चुनना चाहेंगे, सेहत या रोग। तो बिल्कुल जुड़ चुके हैं आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की ज़िंदगी में, इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जब छोटी छोटी बीमारियाँ हमारे आसपास और हमें घेरने लगती हैं तो हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में वही बीमारियां एक गंभीर बीमारी के रूप में हमारे सामने आती है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे शख्स की जो हमें समय रहते मार्गदर्शन हमारा कर सके, हमें सही गाइडेंस दे सके। और आपके लिए गाइडेंस के लिए हमारे साथ जुड़े मौजूद हैं डॉक्टर हकीम यासिर अरफात जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से, उनके बरसों के एक्सपीरियंस से हम उनसे इतनी सारी जानकारी लेते हैं जो आम तौर पर हमें नहीं मिलती। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की। इसके साथ साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपके भी सवाल हैं, आप भी डॉक्टर साहब से कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं, विस्तार में आप जानना चाहते हैं, तो जल्दी से नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आप कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर साहब से जुड़ सकें। आपको बता दूं, डॉक्टर साहब BUMS के साथ साथ MD भी हैं और उन्होंने बहुत सारी स्पेशलाइजेशन की है, यानी बहुत चीज़ों के वो स्पेशलिस्ट हैं। बहुत सारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से उन्होंने पढ़ाई की है। तो उनके एक्सपीरियंस से जुड़कर आप अपनी उन गंभीर समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी जानकारी अक्सर हम आपसे लेते हैं, तो ऐसे में आज जो मैं बात करने वाली हूँ, खासकर एक बुजुर्ग होने के बाद अक्सर देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल वो युवाओं में भी वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, वो है जॉइंट पेन। पहले कहा जाता था कि चलो बुढ़ापे में जॉइंट पेन होगा तो अब क्या करें ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। ऐसे में अब मतलब देखा जाए तो युवाओं में भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो जॉइंट पेन आखिर होता क्यों है? जॉइंट्स पेन का सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्सरसाइज की कमी। इंसान अब देखेंगे, अगर 100 साल के पहले वो चूल्हा जलाता था खड़े होके, या जो है बैठ के इतना एक्सरसाइज, या अगर उसको पानी भी चाहिए तो 2-2 किलोमीटर से वो पानी लेके आता था। तो इतनी उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती थी कि उसको जोड़ों का दर्द नहीं होता था। आज क्या हो गया कि सिर्फ हमारी ये जो उंगली है ये काम करती है। मिक्सी भी डाल देते हैं, वॉशिंग मशीन डाल दिए, ये हर चीज़ डाल दिए। तो और जो है, जो इंसान है मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी के पे सामने बहुत देर तक बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो है, जो गर्दन के जो जोड़ हैं, जो नेक हैं, नी है और जो है बैक हैं, इसके में जो है प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये जो जोड़ों का जो दर्द होता है, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है टेम्परमेंट की वजह से। कभी कभी क्या होता है, खाने पीने की ख़राबी की वजह से हमारा टेम्परमेंट ख़राब हो जाता है। और यूनानी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमर्स का, और वो ह्यूमर जैसे ख़राब हो जाते हैं, गैस बनती है, सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, और बॉडी के अंदर बलगम बढ़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरीके से कभी कभी इंजरी हो जाती है, कोई माइन्यूर जो है इंजरी हो गई गर्दन में, पैरों में, या जो है मसल्स में, तो भी हमें पेन होता है। डॉक्टर साहब, दर्शक भी शामिल होना बिल्कुल चाहते हैं, जुड़ चुके हैं आपके साथ लाइन पर। तो सवाल आपसे पूछूंगे, दर्शकों से भी कहूंगी कि अगर आप किसी कारण से फ़ोन अभी नहीं कर पा रहे तो नंबर आप लिख कर रख सकते हैं ताकि आप कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकें, क्योंकि हमारी कोशिश तो यही होती है भाई कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हम यहाँ पर शामिल कर सकें। लेकिन कई बार बहुत सारे सवाल होते हैं और पर्सनली हम जानना चाहते हैं, तो ऐसे में आप बाद में भी बात कर सकते हैं। फिलहाल जुड़ते हैं दर्शकों से। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से बात कीजिए। हाँ जी, हेलो जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब बोलिए। से बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी, मैं कर्नाटक से बात कर रही हूँ। बस हमारे अब्बू की तबीयत के लिए बात करना था, बस उनसे पर्पस के लिए। जी। और अनकरीब हमारे अब्बू के 10 साल से उनके घुटनों में दर्द है जी। ऐसे तो कई ट्रीटमेंट भी करके देख लिए लेकिन कोई फायदा नहीं है। जी।
चलने में फिरने में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। उनकी उम्र कितनी है, एज कितनी है उनकी? उम्र तो करीब लाइक 69 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिर्फ 10 घुटनों साल से में है। दर्द है या गर्दन में नेक पेन भी है, बैक पेन भी है? नहीं नहीं, नेक पेन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ घुटनों में ज्यादा दर्द होता है। अच्छा अच्छा, ठीक। चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें। जी 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 जी। देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं जिनको घुटने में दर्द होता है, तो ये बहुत अभी कॉमन हो गए, सारे लोगों को तकरीबन ये प्रॉब्लम होती है। तो घुटने के दरमियान में जो फ्लूइड जो होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों आपस में घिसना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, ये विटामिन डी जो हमें सूरज की रोशनी में मिलती है, वो हम अब्जॉर्व नहीं करते। जो बॉडी के अंदर नेचुरल जो है कैल्शियम जो अंडे से या दूध से मिलती है, वो हम कम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम शुरू होती है छोटे से, और बाद में क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज की कमी होती है इसके अंदर, जोड़ जो है फ्लेक्सिबल कम करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर कम होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पर इन्फ्लामेशंस आता है, और वहाँ के जो रगे हैं, वहाँ पर जो नसें हैं, जिसको नर्व्स कहते हैं, उसके अंदर सूजन हो जाती है, जिसके लिए जोड़ों में दर्द होता है। तो ऐसे यूनानी मेडिसिन्स के अंदर ऐसी बेहतरीन मेडिसिन्स मौजूद हैं जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर नहीं है। ये लगातार जो लोग क्रॉनिक टाइप में हैं, जिसका तकरीबन 6-7 साल से प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली अगर हम मेडिसिन्स लेंगे तो बहुत ही बेहतर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हिजामा है, कपिंग है, जो नी मसाज थेरेपी है, एक्यूपंक्चर है। अगर आप अपने हॉस्पिटल में आके एडमिट होके इलाज करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये बेहद फ़ायदा करेगा। तो हम अपने हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट जो बहुत पुराने पेशेंट हैं, बहुत दिनों से इनको प्रॉब्लम है, बहुत सालों से बहुत जगह पे इलाज करके फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसे पेशेंट्स को हम 5 डेज़ के लिए अपने हॉस्पिटल में रुकाते हैं। अगर कुछ वजह से ट्रैवल नहीं कर सके कुछ लोग, तो हम जो है ऐसे पेशेंटों को डिटेल से बात करके हम कुरियर के ज़रिए से पेशेंट को दवा भेजते हैं, जिनके 3 मंथ्स के कंटिन्यू इस्तेमाल करने से ये जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ये ठीक हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल है, अगर जॉइंट पेन से आप बिल्कुल ग्रस्त हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे उसे ठीक करें, आप ही डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप फटाफट से नंबर नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे गुजर रहा है। ऐसे में अगर आप चूक गए तो शायद कहीं ना कहीं आप बाद में ज़रूर कहेंगे कि काश उस वक्त मैं डॉक्टर साहब से बात कर लिया होता। ऐसे में डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछूंगी कि पहले जब जॉइंट पेन की बात आती थी, तो बूढ़ों में अक्सर, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते थे, उनमें ये देखने को मिलता था, लेकिन आजकल दिनचर्या की वजह से युवाओं में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कितने युवा मतलब आज आपको देखने को मिलते हैं इस बीमारी से, कैसे उनका इलाज संभव है? देखिए, रीज़न तो आपको एकदम मालूम है, और ये जो जॉइंट्स पेन होता है, ये लोकेशन के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिया गया। अगर ये नेक में होता है तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। यही अगर बैक में हो गया, नीचे के हिस्से में, तो इसको लंबार स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। अगर ये घुटनों में हो गया तो नी पेन। अगर टेम्परमेंट की ख़राबी की वजह से हो गया तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर वही छोटे छोटे बोन्स में हो गया तो इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस। और सिर्फ ये पूरा जो है एक अंगूठे में आ गया है तो उसको गाउट कहते हैं। यानी बीमारी एक ही है, लोकेशन के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। तो ट्रीटमेंट भी इसका एक है। जिनको सर्विकल प्रॉब्लम है, लंबार स्पॉन्डिलोसिस है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो पीठ की जो हड्डी होती है L4 L5, इसके सेंटर में एक नर्व होती है जिसको शियाटिका कहते हैं। तो ये इस तरीके से कंप्रेस हो जाती है, और वो जो दर्द जो है कमर से होते हुए घुटनों के से होते हुए एकदम नीचे तक आता है, ये बैठ के बहुत देर तक बैठ के काम करने की वजह से होता है। आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, तो ऐसे लोग जो बाइक चलाते हैं, ये गड्ढों में जाके उतार देते हैं, तो वो कंप्रेशन की वजह से थोड़ी देर के लिए वो नर्व दब जाती है। कुछ लोग नौजवान ऐसे भी होते हैं तो शरारती होते हैं, जो बहुत दूर से कूदते हैं और बहुत ज़्यादा जो है डांस वगैरह करते हैं, कभी गिर जाते हैं, तो ऐसे वक्त में भी ये नर्व जो है कंप्रेशन हो जाती है। अब बच्चों के अंदर ये इतना कॉमन क्यों है? क्योंकि बच्चे ये जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टैब जो इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो हमारे जो गर्दन का जो रेडियस है ये ठीक नहीं है। देखिए, ये जो
रेडियस को अगर आप ऊपर भी देखेंगे, लेफ़्ट भी करेंगे, राइट भी करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो सर्कुलेशन ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। मगर जब आप मोबाइल लेके बैठ गए, और कैसे लेके बैठते हैं, समझो कि ऐसे बैठ रहे थे, बहुत देर के बाद ऐसे हो गए, और बहुत देर 2-3 घंटे के बाद आप सो के देख रहे हो, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी गर्दन का जो नर्व है वो कौन सा कंप्रेस हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे जो नौजवान जो लड़के हैं, आजकल जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चे भी 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल के सामने, आंखें को जो है, आंखें भी ख़राब होती हैं और उनका नेक में भी प्रॉब्लम होती है, बैक में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे वक्त में यूनानी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक्सरसाइज करें। जब आप बैठें या लेटें तो आपका जो पोस्चर है वो उसको ठीक रखें। ऐसा बैठें कि आपका पोस्चर में कोई नर्व कंप्रेस ना हो, और धीरे धीरे जो है अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है किसी को, कि मतलब बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, तो ऐसे वक्त में आप यूनानी हर्बल मेडिसिन्स के अंदर हम एक पूरा किट देते हैं। और ये इतना सक्सेसफुल जो है किट मेडिसिन है, जिसके लगातार 3 महीने अगर इस्तेमाल करने से बड़े बड़े लोगों के जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, गर्दन का दर्द, जिसको चक्कर आना, वॉमिटिंग हो जाना चक्कर की वजह से, या चलने भी नहीं होना, ऐसे लोगों को भी जो है बहुत से चांसेस है रिकवर होने के। डॉक्टर साहब, बहुत 2 खास सवाल आपसे पूछूंगी, और दर्शकों को भी बता दूं कि बेहद खास सवाल डॉक्टर साहब से पूछने वाले, इसलिए बिल्कुल स्क्रीन के सामने टिके रहेगा, क्योंकि दर्शक भी जुड़े हुए हैं तो उनके फ़ोन कॉल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी कई जगहों की यात्रा की और अपनी जड़ी बूटियों और यूनानी दवाइयों से, अपने अनुभव से लोगों को ठीक किया है। ऐसे में आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप भी उनसे बात करके अपनी समस्या उनसे डिस्कस कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपका इलाज कहीं पर चल रहा है, ऐसे में अपनी मेडिकल हिस्ट्री हमें ज़रूर भेजें ताकि डॉक्टर साहब उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट कर सकें। ये ज़रूर आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसे कि हम जॉइंट पेन की बात कर रहे थे, तो कभी कभी रीजंस ऐसे होते हैं कि सपोज कीजिए हमें दर्द हुआ और हमने पेन किलर्स खा ली, ऐसे में कितनी हानिकारी के पेन किलर्स हो सकती हैं, और क्या इससे भी किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं? जी, बेहद, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, और ये हमारा फैमिली मतलब ख़ानदानी ट्रीटमेंट है। किडनी फेलियर के बहुत सारे हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि किडनी जो फेल होती है उसके 5 अलग रीज़न होते हैं। जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज़ से, ब्लड प्रेशर से, किडनी स्टोन से, पेन किलर खाने से और एंटीबायोटिक का ज़्यादा यूज़ करने से किडनी फेल होता है। तो जो लोग दर्द के लिए पेन किलर खाते हैं और रेगुलर खाते हैं, उस पेन किलर के ऊपर ही लिखा होता है कि इसको खाने से किडनी फेल हो सकता है। या जो पेन किलर खाते हैं, आप गूगल में जाके सर्च करें उसके साइड इफ़ेक्ट्स, आपको पता चल जाएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट से इन फ्यूचर किडनी फेल होगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है किडनी फेल होने से बचें, और सिस्टमेटिक यूनानी हर्बल दवाओं से जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो खामखा अब ऐसी डेंजरस मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बात की जाए मेडिसिन की, तो ऐसे आपने जैसा भी बताया कि लिखा हुआ होता है, तो कोई ना कोई अगर हमारी जैसे कि हम दवाइयाँ लेते हैं तो कई बार दवाइयों के हाई डोज से की वजह से भी क्या किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं? बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से किडनी इंजोर होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। कल ही मैं एक केस देखा जिनको कोरोना के लिए जो है कुछ मेडिसिन दिया गया था, तो बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा और पेशेंट को किडनी डैमेज हुई। हाँ, हर आदमी को नहीं होती, बट जो पेशेंट मेरे पास आया उसको किडनी फेल हुआ था, और फिर डॉक्टर ने खुद वहाँ पर डायलिसिस करके भी भेजा था। तो फिर हमने उनको, पेशेंट को इलाज चल रहा कि ऐसे लोगों को हम दवा देते हैं, फिर धीरे धीरे डायलिसिस को बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जॉइंट पेन की हमारी आज बात चल रही है, ऐसे में अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, आपने उनसे गैस के बारे में बात की, तो क्या गैस की वजह से भी जॉइंट पेन होता है, और कैसे गैस पेन और ज़्यादा तकलीफ? मैंने आपको बताया कि जी बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद मेडिकल जाते हैं और पेन किलर लेते हैं, कोई डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, जाते हैं पेन किलर खाते हैं। कंटिन्यूसली ये पेन किलर खाने से ज़रूर किडनी डैमेज होती है। तो ऐसे लोगों को या तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो पेन किलर ले लें, या डॉक्टर के सजेशन से पेन किलर लें, वरना रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर से किडनी डैमेज होगा।
बिल्कुल दर्शकों, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कहीं ना कहीं हम खुद से ही कभी हम गूगल कर लेते हैं, कभी हम किसी से सलाह के तौर पर ले लेते हैं कि कौन सी दवाई हम खाएं तो शायद हमारे जॉइंट पेन सही हो जाएंगे, हमारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर चीज़ें रेगुलर आपके साथ हो रही हैं, ऐसे में बार बार पेन किलर खाने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गलत दवाइयों के इस्तेमाल करने से आप किडनी फेलियर जैसी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं और शायद आपको पता भी ना चले कि कब में आपको ये बीमारी हुई और कब आपको इसके चलते इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब बात हार्ट की आती है तो हार्ट ब्लॉकेज भी आजकल लोगों को देखने को मिलता है कि कई बार हमें पता तक नहीं चलता कि 3 नसें ब्लॉक हो गई, 2 नसें ब्लॉक हो गई, अचानक से हार्ट पेशेंट एकदम से ऐसी शिकायतें करते हैं। तो यूनानी से कैसे ब्लॉकेज को खोला जा सकता है? पहली बात यह है कि ये जो ब्लॉक होता है ना, इसका रीज़न है कि नॉनवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऑयली फूड का ज़्यादा यूज़ करना और एक्सरसाइज का बिल्कुल नहीं करना। तो ये रीज़न्स होते हैं, हमारे आर्टरी के अंदर ब्लॉकेजेस शुरू होती है। आप रैंडमली किसी को भी 55 ईयर्स के बाद लेके जाके टेस्ट करोगे, उनका भी एंजियोग्राफी के अंदर 70 to 80% तो ब्लॉकेज होता ही होता है। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए कि हमारे पास यूनानी के अंदर कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम देते हैं ब्लॉकेज के लिए, कुछ शरबत हैं। तो इसके 3 मंथ्स कंटिन्यू इस्तेमाल करने पे अगर वो ब्लॉकेज 90% भी रहेगा तो वो धीरे धीरे जो है तकरीबन 40, 50, 30 बोल के कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट टाइम लगता है। अगर वो कोई इमरजेंसी में है तो उसके लिए जाहिर से बात है एडमिट होना पड़ेगा। अगर किसी को पता चल गया कि किसी का 70% to 90% है या 95% है, ऐसे वक्त में भी, और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किडनी फेल होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो है आर्टरी का एंजियोग्राफी या जो है बाईपास वगैरह करेंगे तो और उनकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे वक्त में खुद कार्डियोलॉजिस्ट कर देगा कि भाई हम आपको ये कोई भी जो है सर्जरी नहीं कर सकते या बाईपास नहीं कर सकते या एंजियो नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग भी यूनानी हर्बल दवा से 3 मंथ्स की कंटिन्यूसली मेडिसिन से जो ब्लॉकेज की जो दवा है वो बिल्कुल वो ठीक कर देता है। और उसके बाद थोड़ा सा नॉनवेज की कमी है, थोड़ा सा नॉनवेज कम करिए, ऑयली आइटम कम करिए, बेसिक एक्सरसाइज करिए, जंक फूड का कम इस्तेमाल करिए, इससे धीरे धीरे, और अच्छा ऑयल का इस्तेमाल करिए। अगर और देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है, देसी घी से भी जो है बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर आप भी ऐसी समस्याओं से ग्रस्त हैं तो बिल्कुल आप भी एक मेडिकल थेरेपी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की गाइडलाइन में बस आपको आना है, फ़ोन आपको करना है, उनसे बात करनी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि कई बार बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐसे में आप इस कार्यक्रम के बाद भी उनसे बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब बढ़ते हैं आगे, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो गैस के बारे में आपने बताया। तो ऐसे में जिन लोगों को परमानेंट गैस की प्रॉब्लम होती है, यानी वो ग्रस्त रहते हैं, तो क्या दवाइयों के जरिए यानी यूनानी के जरिए क्या इस गैस की प्रॉब्लम को भी ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, एक होता है गैस, कभी ज़्यादा खा लिया गैस बन गया। एक होता है इन्फेक्शन, H. पायलोरिक इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारे पेट के जो लेयर्स हैं वो लेयर्स में सुराख पैदा करता है। जब इंडोस्कोपी करके देखते हैं तो पता चलता है कि इनको गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर ये कभी कभी जो है ऊपर होता है, कभी कभी जो है ये इंटेस्टाइन को चल जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। कभी यही जो है अल्सर्स मोशन की जगह हो जाते हैं, जिसको रेक्टेटिस कहते हैं। तो प्रॉब्लम एक ही होते हैं, अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो होते हैं, लोग बहुत गुस्सा करते हैं या बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके पेट के अंदर की जो लेयर्स हैं उसके अंदर इंजरी होना शुरू हो जाती है और अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जैसे कुछ भी खाते हैं तो गैस बनती है, जैसे कुछ खाते हैं तो मोशन हो जाता है, जलन होती है, ये तकलीफ़ होती हैं। और बाद में इतनी तकलीफ़ होती है कि कुछ भी खाए उनको वॉमिटिंग हो जाती है। इसको कहते हैं गैस्ट्राइटिस। ऐसे पेशेंट जो गैस्ट्राइटिस में ऑलरेडी परेशान हैं, यूनानी हर्बल मेडिसिन्स के अंदर बेहतरीन जो है मेडिसिन्स हैं, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, जो परमानेंट तौर पर गैस्ट्राइटिस हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, H. पायलोरी इन्फेक्शन के लिए कुछ जो उसको सप्रेस करने के लिए मेडिसिन तो मिल जाते हैं, मगर वो फिर एक दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो गैस्ट्राइटिस के लिए या तो आप डाइट के अंदर जो है दही का, छाछ का, पनीर का इस्तेमाल करें। नॉनवेज ऑयली आइटम, मिर्च मसाला बिल्कुल बंद कर दें।
आप अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हो तो आप मेडिटेशन करें और अच्छी नींद लें। बिल्कुल। इसके अलावा जो है यूनानी मेडिसिन अगर आप लेते रहोगे कंटिन्यूअसली 3 to 4 मंथ्स, तो ये गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बिना रुके बिल्कुल हम जुड़ते हैं दर्शकों से, क्योंकि उनके फ़ोन कॉल्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे बात करने के लिए लगातार बने हुए हैं लाइन पर। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात कीजिए डॉक्टर साहब से। हाँ मैडम। जी, बात कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, हमारे सर क्या है, हमारे घर से शोल्डर जो आता है अपना हाथ का, जी। इसके ऊपर अमुक टाइम बीच में उनका जरा फोन रिसीव हुआ, उससे जॉइंट में से निकल गया था पूरा अच्छा। शोल्डर। ओके। हाँ, इसके लिए सर कोई आप सलाह दो हमको। ये कैल्शियम की कमी है, क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है? इनको इनका रिपोर्ट किया है आपने? हाँ, रिपोर्ट कराया ना सर। तो रिपोर्ट आप भेजिए, जो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है इस पे आप रिपोर्ट भेजिए। एक मरतबा अपने जो डॉक्टर उसको पूरा रीड करके फिर आपको कॉल बैक करेंगे, फिर वो पूरा रिपोर्ट रीड करने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपका इलाज पहले से ही कहीं पर चल रहा है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, क्योंकि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसे में आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानना बेहद ज़रूरी है कि आपने किन किन दवाइयों का सेवन किया है। उसी के आधार पर डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री भेजना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अब तक मेडिकल हिस्ट्री रही है, वो आपको ज़रूर भेजनी है। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज पाएंगे। साथ के साथ फ़ोन कॉल्स भी आप हमें कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स हमारी लाइनें खुली हैं। आप जब चाहें बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ ऑफिशियली मैं बात नहीं कर सकता, कुछ आपके ऐसे पर्सनल सवाल है जो आप ऑन स्क्रीन नहीं शेयर करना चाहते, तो ऐसे दर्शक भी आराम से कार्यक्रम के बाद जुड़ सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ। इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी हम अक्सर कार्यक्रम के दौरान उनसे लेते हैं। तो जुड़े रहिए ताकि आप तक भी वो जानकारियाँ पहुँच सकें और आप भी अपना ख्याल रख सकें। फिलहाल डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी होती है। ऐसे में आप कैसे किडनी फेलियर का इलाज यूनानी दवाओं से करते हैं? पहली बात है कि जब पेशेंट आते हैं तो कुछ सिम्टम्स लेके आते हैं। जैसे कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, नौजिया होती है, और चलेंगे तो उनको सांस फूलती है, थोड़ा सा इचिंग होती है, ये खुजली होती है, ये सिम्टम्स होते हैं। जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट एक मरतबा करवा लो। KFT टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, और यूरिन में प्रोटीन, ये 2 पहले करवाते हैं और उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अगर पेशेंट का यूरिया अगर 45 होना चाहिए और अगर ये 100 तक भी जाता है और क्रिएटिनिन 1.5 से 5 तक भी जाता है mg/dl, तो हमारे पास इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट है। डाइट और मेडिसिन के ज़रिए से उनका यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल ला सकते हैं और पेशेंट की हेल्थ इतनी फिट कर सकते हैं कि वो डायलिसिस की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर पेशेंट ऐसा है जो ऑलरेडी डायलिसिस कर रहा है और वो बचना चाहता है डायलिसिस से, क्योंकि जितना डायलिसिस करोगे यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, भूख कम लगेगी और पेशेंट की फिज़िकल वीकनेस बढ़ जाएगी, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, पहले मेडिसिन देते हैं, साथ में जो डायलिसिस है वो भी चलाते हैं और अपनी मेडिसिन देने के बाद धीरे धीरे डायलिसिस को कम कर देते हैं। और एक ऐसा वक्त होता है कि मतलब पेशेंट जो है ख़ुद डायलिसिस से बच के बाहर निकल जाता है। तो ये 2 अलग अलग तरीके से, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज, पेशेंट का क्यों किडनी फेल हुआ, डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ तो हम पहले रूट कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं। उनका डायबिटीज़ नेचुरल यूनानी मेडिसिन से जो है हम नॉर्मल लेके आते हैं, ब्लड प्रेशर कम्प्लीटली जो है नॉर्मल लेके आते हैं। और अगर वो पेन किलर की वजह से या एंटीबायोटिक की वजह से या किडनी स्टोन की वजह से है तो उसके रूट कॉज का हम पहले ट्रीटमेंट करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि पेशेंट का हिस्ट्री देखने के बाद उनके रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, अब बात जो है फिर से लोगों की आ गई कि जो बाइक चलाते हैं उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे में आजकल एक ख़ास बीमारी भी चली हुई है, मतलब जोड़ों से रिलेटेड ही है, डिस्क खिसकना इसे कहा जाता है आम भाषा में। इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ, कैसे और क्यों ये होता क्या है कि ये जो दोनों बोन होते हैं इसको वर्टिब्रा कहते हैं। ऐसे 33 वर्टिब्रा होते हैं, तो इनके सेंटर में एक डिस्क होता है जिसके ज़रिए से ये दोनों हड्डियाँ आपस में नहीं मिलती, दोनों बोन आपस में नहीं मिल पाती हैं। कभी कभी क्या होता है, ये
कंप्रेस करता है। ये दोनों कंप्रेस करने की वजह से जो डिस्क है ना वो टूट के ये फूट के बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स। ये बहुत ही ख़तरनाक पेन इसमें होता है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ बल्ज होता है, समझो कि ये दोनों आपस में टकरा गए और यहाँ का जो डिस्क है वो थोड़ा सिर्फ बल्ज हो गया, इसको कहते हैं बल्जिंग डिस्क। कभी ऐसा होता है कि सिर्फ ये दोनों आपस में मिले और उसकी लेयर थिन हो गई, इसको कहते हैं डीजनरेटिव। या कभी ऐसा होता है कि नर्व कंप्रेस होगा, इसको बोलते हैं शियाटिका। सबका इलाज आसानी से कपिंग के ज़रिए से, हिजामा, यूनानी मेडिसिन, कभी ज़रूरत पड़ी तो ऑयल जो है हम देंगे एक, जो अपने घर पे भी आप उसको लगा सकते हो। तो ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब कितना वक्त लगेगा अगर किसी की डिस्क खिसक गई और वो यूनानी दवाओं का सेवन करे? देखिए ये डिपेंड करता है। अभी मेरे से इंटरनेशनल पेशेंट्स भी हैं तो वो लोग सर्जरी करने के बाद परेशान होते हैं। मेरे पास भी एक पेशेंट है कोविड का, उनकी वाइफ को जो है सर्जरी किए, उसके बाद दोनों पैर उनके पैरालाइज हो गए। तो ये इश्यूज ज़्यादा होते हैं सर्जरी के बाद, ये साइड इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं। मगर ऐसे पेशेंट्स को टाइम लगता है ट्रीटमेंट करने के लिए, कम से कम 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने लगते हैं। मगर ऐसा पेशेंट है जिनको उतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अभी अभी शुरू हुआ है, तो वो लोगों को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं ठीक होने के लिए। बिल्कुल, देखिए आसान सा लगता है सुनने में, लेकिन बीमारी बड़ी खतरनाक है, इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज तक बना सकती है। ऐसे में आपको अपने आप का ध्यान बिल्कुल रखना है। दर्शकों, डॉक्टर हकीम यासिर सर ने ना जाने कितने लोगों की इन तकलीफ़ों को दूर किया है। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों की यात्रा भी की और वहाँ पर रह रहे जो पेशेंट हैं उनकी बीमारियों को भी बिल्कुल ठीक किया है। ऐसे में आप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में वो जब भी मौजूद होते हैं, आज भी मौजूद है। ना जाने कितनी सारी ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम उनसे पूछते हैं, ऐसी गंभीर गंभीर बातों के बारे में हम उनसे जानते हैं और बिल्कुल सटीक ऐसी जानकारियाँ हमें देते हैं ताकि हम भी फ्यूचर में इन बीमारियों से बच सकें। और अगर कहीं ना कहीं बीमारियां हमें घेर चुकी हैं तो इनसे कैसे हम छुटकारा पा सके, वो तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करते हैं। ऐसे में उनका धन्यवाद मैं देती हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और साथ के साथ जो जानकारी आप देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्टूडियो में बुलाया। मैं जो व्यूअर्स हैं उनको भी कहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम यहाँ अटेंड नहीं कर सकते, तो आप दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करें और अपने जो डॉक्टर्स हैं आपको कॉल बैक करके आपकी सारी हिस्ट्री लेके वो हमें बताएंगे, तो हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। बिल्कुल, देखिए उम्मीद के लिए किरण ही कभी कभी काफ़ी होती है। ऐसे में आप भी एक बार ज़रूर जुड़कर देखिए और अगर बहुत ज़्यादा समय आपकी बीमारी को हो चुका है तो बिल्कुल परेशान ना हो, एक बार ज़रूर संपर्क करें डॉक्टर साहब से, उनकी यूनानी दवाओं पर भरोसा करें और आप भी देखिएगा परिणाम आपको कितने अच्छे मिलेंगे। क्योंकि यही जो चीज़ है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि देश विदेशों में भी वो कई लोगों को ठीक कर चुके हैं और अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं शायद आपकी बीमारी का इलाज भी उनके हाथ में है। तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लेकिन कई बार सवाल बहुत सारे ज़्यादा होते हैं। ऐसे में हम भी कोशिश करते हैं बहुत सारे कॉल्स लेने की, लेकिन अगर किसी कारण से आपका फ़ोन नहीं लग पाया तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जल्दी से नंबर लिख लीजिए क्योंकि कार्यक्रम जो है ख़त्म होने वाला है। ऐसे में हम भी चाहते हैं कि आप भी अपनी बीमारी का इलाज पाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए सेहत या रोग। आज विश्व भर में लगभग 85 करोड़ लोग किडनी के रोग से पीड़ित हैं। लाखों रोगी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे महंगे और कष्टदायक उपचार से गुजर रहे हैं, फिर भी इस रोग से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्या इस रोग का उपचार संभव है? जानिए सेहत या रोग कार्यक्रम में। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें। डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल, एक कदम कुदरत की ओर।